हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोजगार गुरुकुल यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज आप देख रहे हैं ल्यूसेंट जीके की 10,000 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज। जी हाँ दोस्तों, आप सही देख रहे हैं बिल्कुल। ल्यूसेंट जीके के हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के जितने भी वन लाइनर प्रश्न जो आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं, आपके चाहे एसएससी का एग्जाम हो, आपके चाहे दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, आपके राजस्थान पुलिस का एग्जाम हो, या अदर स्टेट का कोई भी एग्जाम हो जिसमें जीके के पोर्शन जो हैं, जीके के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, वो सभी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे समाहित किए। और पिछले 30 सालों से जो प्रश्न बार बार रिपीट हुए, उन प्रश्नों को मैंने विशेष करके लाया हूँ। और ऐसे प्रश्न हैं आप लोगों को अभी भी तैयार कर लेने चाहिए, हो सकता है भावी एग्जाम में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे प्रश्नों की सीरीज में आप सभी का फिर से स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अब चलिए हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, पहला ही क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। पहला ही क्वेश्चन हमारा हिस्ट्री से लेते हैं हम। बहुत सारे क्वेश्चन अभी हिस्ट्री से लेंगे, फिर हम पॉलिटी, फिर ज्योग्राफी, इस तरह एक एक करके लेते रहेंगे। वैदिक काल में पणी नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? पणी नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आपका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर? व्यापार होगा। देखिए दोस्त, पणी का मतलब है व्यापार, पणी का मतलब ही व्यापार है। पणी नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय, पणी यानी व्यापार करना। पणी का क्या होता है? व्यापार करना। और उसका जो मुख्य व्यवसाय क्या है? व्यापारियों का मुख्य व्यवसाय क्या है? पणी का होता है व्यापारी, और व्यापारियों का मुख्य व्यवसाय क्या होता है? व्यापार करना। ठीक है मित्र, चलते हैं सेकंड प्रश्न पे। ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है? पुत्री के लिए जो दुहिता होता है, दुहिता जो होता है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दुहिता का मतलब दोहन करने वाली। क्या? दोहन करने वाली। तो दोहन किसका करते थे ऋग्वेद में? गाय का। तो इसका अर्थ हो जाएगा, दुहिता का मतलब है गाय का दोहन करने वाली। ठीक है मित्रों, तो ये हो गया गाय का दोहन करने वाली। देखिए थर्ड प्रश्न क्या है। संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन सा था? तमिल का सबसे लोकप्रिय, तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता। देखिए, संगम काल में जो होते हैं ना, कक्कड़ मुन्नडम, अड़ मुन्नडम, नर मुन्ने, नवाईसम, वो सभी युग तो संगम युग में थे। उसके मुरुगन नाम के देवता थे, जो तमिल के सबसे लोकप्रिय देवताओं में से एक थे, मुरुगन देवता। तो दोस्तों, ये था एसएससी का प्रश्न था, जो एसएससी के एग्जाम में एक बार पूछा गया था, इसलिए मैंने आप लोगों को लिया ताकि आप लोग आगे पूछा जाए तो भी उसका उत्तर देते रहे। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने, अगला प्रश्न क्या है हमारा मेरे मित्रों? अगला प्रश्न हम लोगों का है क्या है? अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? आप जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक को मूर्ख सम्राट भी कहा जाता है। ऐसा कहते हैं कि मूर्ख भी था, विद्वान भी था, जिसने अपने 5 अन्य कारणों के कारण कई ऐसे 5 कार्य करवाए जिनके कारण वो मूर्ख भी कहलाता है और समझदार भी कहलाता है। इसने किस धातु ने सांकेतिक सिक्के चलाए थे? तो कांसे के इसने सांकेतिक सिक्के चलाए थे। इसलिए कहते हैं कि हिंदुओं के घर थे वो सोने के पर्वत बन गए, और दिल्ली का जो साम्राज्य था वो कांसे के ढेर बन गए थे। ऐसा कहते हैं, कांसे के इसने सिक्के चलाए थे। गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? तो मैं आपको बता देता हूँ, खिलजियों के सम्राट अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने चित्तौड़, रणथंबोर जैसे राजस्थान के महत्वपूर्ण दुर्गों को जीता था, उसने भी, अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान के अलावा गुजरात के अलावा जूनागढ़ स्टेट के अलावा महाराष्ट्र, औरंगाबाद जैसे स्टेट को भी जीता था। इसके साथ ही गुजरात को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? अमीर खुसरो जो था अलाउद्दीन खिलजी के समय था, और इसने गायन शैली का आविष्कार किया था। वो कौन सी थी? तो वो हो जाएगी आपकी कव्वाली शैली। कौन सी? कव्वाली शैली का आविष्कार किसने किया? अमीर खुसरो ने किया। अगला प्रश्न है, कबीर की मृत्यु के पश्चात उसकी समाधि कहाँ बनाएगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके मगहर। मगहर कहाँ है? आपके मगहर है काशी के अंदर, जहाँ कबीर की समाधि बनाई गई थी। कबीर की मृत्यु के तदुपरांत वहाँ के काशी के निजी स्थानीय शासक ने मगहर में उनकी समाधि बनाई थी। अगला प्रश्न है, अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी? तो इसका हो जाएगा वीर सिंह देव बुंदेला। जहांगीर के कहने पर 1602 में, कब? 1602 में अबुल फजल की हत्या जहांगीर के कहने पर वीर सिंह देव बुंदेला ने, औरंगाबाद महाराष्ट्र में, अकबरनामा के प्रख्यात लेखक और राजस्थान के नागौर जिले के निवासी, नागौर राजस्थान से इनका संबंध है, वहां के निवासी थे अबुल फजल, जिनकी हत्या किसने कर दी? वीर सिंह देव बुंदेला जी ने कर दी थी। चलिए भाई, अगला प्रश्न है, बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्यु दिया था? मृत्यु दंड दिया था सिखों के सट्टे सिख गुरु अर्जुन देव जी को किसने, जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि इसने बागी शहजादा था। कौन सा शहजादा? खुसरो को इसने, परवेज खुसरो को इसने जो थी शरण दी थी, और ये भी कहा था कि तुम जहांगीर के खिलाफ विद्रोह करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो इसलिए क्या किया? जहांगीर ने इसको मृत्यु दंड दिया था। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हम लोगों का, पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया है? पांड्यों का उल्लेख, तो ये हो जाएगा मार्को पोलो। मार्को पोलो कहाँ का यात्री था? इटली का यात्री था, जिसने पांड्यों का सर्वप्रथम उल्लेख किया है। पांड्य एक राजवंश था जो दक्षिण भारत में मुख्य रूप से निवास करता था। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई, अगला प्रश्न क्या है? व्यास नदी का प्राचीनतम क्या था?
प्राचीन नाम पूछा है किसका, व्यास नदी का, तो प्राचीन नाम हो जाएगा विपाशा नदी। कौन सी नदी, विपाशा नदी व्यास नदी का प्राचीनतम नाम है। इसकी दोस्तों पीडीएफ में आपको ऐसी की ऐसी टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रहा हूँ, उसके अंदर आपको ये पीडीएफ सेम टू सेम मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। यहाँ मैं आपको याद करवा रहा हूँ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। किसकी, 16 महाजनपद थे और उनकी 16 की 16 राजधानियाँ थी। एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में था, ये देखिए ये हमारे भारत है, ये हमारा भारत है, इस तरह का हमारा भारत था। तो एक था तो दक्षिण में था, अवंती नाम करके, अवंती नाम करके दक्षिण में था, बाकी सब के सब हमारे किस में थे, उत्तर भारत में थे। जिनमें से एक पूछिए वत्स की राजधानी क्या थी, तो वत्स की राजधानी हो जाएगी कौशाम्बी। किसकी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी होगी। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी, तो पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी, प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी किसकी, मगध साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र, उसकी स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना किससे, आपके उद्यन ने। किसने की थी, आपके सम्राट उद्यन ने की थी, सम्राट उद्यन आए थे उन्होंने की थी। अगला प्रश्न है मगध वंश का प्रथम राजवंश कौन सा था, मगध की राजधानी क्या है, पाटलिपुत्र है, क्या है राजधानी, पाटलिपुत्र है। इसका प्रथम राजवंश कौन था, हर्यक वंश था। ठीक है दोस्तों, हर्यक वंश था। बुद्ध द्वारा गोहत्या का बौद्ध मतावलंबी क्या कहते हैं, बुद्ध द्वारा गोहत्या को बौद्ध मतावलंबी क्या कहते हैं, यानी कि बुद्ध ने एक बार गो हत्या की थी, सॉरी गो हत्या नहीं है ये दोस्तों, इसमें टाइपिंग थोड़ा गड़बड़ हो चुका है, इसमें टाइपिंग गड़बड़ है, बुद्ध द्वारा गो हत्या नहीं होगा। ये प्रश्न इस तरह है, बुद्ध द्वारा गृह त्याग, बुद्ध द्वारा गृह त्याग, बुद्ध द्वारा गृह त्याग को बौद्ध मतावलंबी क्या कहते हैं, गृह त्याग। इसको कहते हैं महाविनिष्क्रमण। जब महात्मा बुद्ध अपनी पुत्री और बच्चे को छोड़ करके गृह त्याग करके ज्ञान की खोज में निकले थे, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं महाविनिष्क्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, महाविनिष्क्रमण कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था, आपको पता ही होगा अलाउद्दीन खिलजी ने जो है साम्राज्य को एक तरह से पूरी तरह व्यवस्थित राजनीतिक प्रणाली में बांटा था, उस समय अश्वशाला भी थी, और अश्वशाला के प्रधान को कहते थे अमीर ए आखुर। क्या कहते थे, अमीर ए आखुर। इसको याद करना कैसे हैं, देखिए अश्वशाला, अश्व के क्या होते हैं, खुर होते हैं कि नहीं होते दोस्तों, खुर होते हैं ना, तो आपको ऐसे याद रखना अमीर ए आखुर, अमीर ए आखुर। अमीर मतलब जो धनवान होता था वो क्या करता था, एक एक खुर वाला घोड़ा भी रखता था, अच्छे घोड़े रखता था जिनके खुर बहुत ही लंबे नहीं होते थे, अमीर ए आखुर। इस तरह आप इसे याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है खालसा पंथ की स्थापना एक धर्माचार पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था, यानी कि जो खालसा पंथ था वो किसने चलाया था, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आपके गुरु गोविंद सिंह जी ने तो क्या था, खालसा पंथ चलाया था, गुरु गोविंद सिंह जी ने चलाया था। अब अगला आता है विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत किसने दिया था, तो दक्षिण भारत के भक्ति संत रामानुजाचार्य जी ने विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई एग्जाम में आज तक पूछा गया है और पूछ भी सकता है भावी समय में भी। खानवा का युद्ध कब व किसके मध्य हुआ, ये भी पूछ सकता है किसके मध्य, यहाँ दिया है 1527। आपको याद करना है किसके मध्य हुआ था, बाबर और सांगा के मध्य। किसके मध्य हुआ था, बाबर और राजपुताना के मेवाड़ के शासक राणा सांगा के मध्य जो था कौन सा युद्ध हुआ था, आपका खानवा का युद्ध था 1527 में। किसकी पराजय हुई थी, राणा सांगा की पराजय हुई थी, और बाबर क्या था, जीत गया था इस युद्ध में। ठीक है भाई, चलो चोल वंश का संस्थापक कौन था, तो चोल का संस्थापक था विज्यालय। इसमें राजेंद्र चोल आता है, मुख्य शासक आता है राजेंद्र चोल आता है, राजराज चोल आता है, ये मुख्य रूप से चोल शासक थे। गंगेकोंड चोलपुरम इनकी राजधानी थी, तो ये आपको ध्यान रखना है, विज्यालय इस वंश का संस्थापक था। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न आता है आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई थी, मोती मस्जिद किसने बनवाई थी, शाहजहां ने बनवाई थी। मोती मस्जिद के अलावा शाहजहां ने क्या बनवाया था, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। कहाँ बनाया था, आगरा में बनवाया था। किसकी याद में, मुमताज महल की याद में, मुमताज की याद में। मुमताज की महल में कौन सा महल बनवाया, ताजमहल बनाया। मुमताज, मुमताज से क्या बन गया, ताज। मुमताज देखिए ताज, मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया। किसने बनवाया, कौन से शाह ने बनाया, शहनशाह जो थे शाहजहां। कौन से शाह ने बनाया, शाहजहां ने बनवाया। कौन सा ताज बनाया, ताजमहल बनवाया, मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया। ठीक है भाई, चलो अब हम अगला प्रश्न लेते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, ये जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है, महाभाष्य। पुष्यमित्र शुंग के अश्वमेध यज्ञ का ब्राह्मण था पाणिनि, उसने लिखी थी महाभाष्य ग्रंथ। पाणिनि ग्रंथ किसका है, पुष्यमित्र शुंग के अश्वमेध यज्ञ के वास्तुज्ञ, वास्तुकार, या फिर कहे कि मुख्य जो ब्राह्मण थे वो थे पाणिनि, और पाणिनि ने ग्रंथ लिखा है महाभाष्य, जिससे हमें जानकारी मिलती है अश्वमेध यज्ञ की। ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद का ग्रंथ है, ऐत्रेय ऋग्वेद का उपग्रह है, उपग्रंथ है, उपग्रंथ है कौन, ऐत्रेय ब्राह्मण वेद किसका है, ऋग्वेद का होगा। स्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है, हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहते हैं, ध्यान रखना है, हिस्ट्री के फादर कहते हैं, पिता कहते हैं इतिहास के किसको, हेरोडोटस को कहते हैं। इनका ग्रंथ कौन सा है, हिस्टोरिका नाम का इनका ग्रंथ आता है। उत्तर रामचरित्रम के लेखक कौन है, उत्तर रामचरित्रम इसके लेखक हो जाएंगे भवभूति। भवभूति और कालिदास एक समय के लेखक थे, जो किस साम्राज्य के थे, भारत के ही
मगध या पाटलिपुत्र के अंदर निवास करते थे। और भवभूति ने कौन सा उत्तर रामचरितम ग्रंथ लिखा है? महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताब उल हिंद नामक पुस्तक लिखी? अल बरूनी ने लिखी किताब उल हिंद या हिंद का इतिहास। हिंद का इतिहास इस पुस्तक को कहते हैं, हिंद का इतिहास। भविष्य में कई विद्वानों ने इसका जो है अंग्रेजी में अनुवाद भी किया है। तो हिंद का इतिहास लिखा किसने? अल बरूनी ने लिखा है। अल बरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आए थे। महमूद गजनवी के मुख्य लेखकों में से एक थे। अगला प्रश्न आता है, खरमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम कौन से वंश से था? चोल वंश से था राजेंद्र प्रथम, जिससे किसने? खरमेर राजा ने इससे मित्रता की थी। सल्तनत काल में हक ए सर्ब क्या थी? हक ए सर्ब। सर्ब क्या होती है? सर स से आप याद रखिए, सिंचाई क्या होगा? स से याद हो जाएगा आपको सिंचाई, तो हक ए सर्ब यानी कि सिंचाई हो जाएगी। हक ए सर्ब सल्तनत काल में हक ए सर्ब मुख्य रूप से सिंचाई कर था। क्या था? हक ए सर्ब। सिंचाई का हक लेते हो तो कर भी देना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? देखिए, नायब ए मामलिकात। नायब ए मामलिकात नामक पद का सर्जन सल्तनत काल में किस शासक ने किया था? मुइजुद्दीन बहराम शाह। बहराम शाह कौन सा शासक था? ये था आपके कौन से वंश का? गुलाम वंश का शासक था। मेहराब शाह कौन से? बहराम शाह था, गुलाम वंश का शासक था। ये आपके शासक बना था 1246 में बना था। 1246 में मुइजुद्दीन बहराम शाह, इसने क्या किया था? नायक ए मामलिकात पद का सर्जन किया था। मुगल काल में लोक निर्माण विभाग पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को क्या कहा जाता था? शोहरत ए आम। आम का मतलब क्या हो गया? आम जनता हम कहते हैं ना, आम जनता। तो लोग, आम का मतलब हो गया लोग, और शोहरत ए लोगों की शोहरत के लिए, यानी कि लोगों के निर्माण के लिए जो विभाग था उसे क्या कहते थे? शोहरत ए आम कहते थे। आम यानी आम जनता। तो आप ऐसे लोगों के लिए कहते हैं कि आम लोगों को ये सूचना दी जाती है, तो यही विभाग हैं आम लोगों के लिए, कहते थे शोहरत ए आम, आम लोगों का एक विभाग। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी? आपको पता है कि 1757 में कौन सा प्लासी का युद्ध हुआ था? 1757 में दोस्त प्लासी का युद्ध हुआ था, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, भारत के भविष्य का निर्धारक युद्ध था। इसके बाद जो है मीर जाफर को बनाया गया। मीर जाफर के बाद किसको बनाया? मीर जाफर के बाद बनाया कासिम। लेकिन कासिम ने सोचा अब अंग्रेजों की क्या जरूरत है, अब तो हम सम्राट बन चुके हैं, अब हम भारत को अपने कब्जे में ले लेते हैं। और अपनी जो राजधानी है मुर्शिदाबाद से डायरेक्ट कहाँ ले आए? मुंगेर ले आए। मुर्शिदाबाद से जैसे ही मुंगेर लाते हैं, अंग्रेजों को पता चलता है कि मीर कासिम क्या है, बदमाश निकला है, कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो क्या करते हैं? 1764 में करते हैं बक्सर का युद्ध, जिसमें पूरे के पूरे भारत पर उनका जो है निर्णायक रूप से अधिकार साबित हो जाता है, और बहुत सारी बंगाल बिहार की सूबेदारी जो है अंग्रेजों को डायरेक्ट रूप से मिल जाती है। तो ये थी आपके मीर कासिम जी की कहानी, जो बहुत ही विश्वासघात करना चाहते थे। पहले अपने चाचा के साथ किया, फिर जाफर जी के साथ करके फिर जो है अंग्रेजों के साथ करने की कोशिश की, लेकिन अंग्रेज इसके भी बाप निकले और इसे हरा दिया। अगला देखते हैं, किस अभिलेख से पुष्टि हुई है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था? अयोध्या अभिलेख से पुष्टि हुई है। अभी हमने देखा था कौन से ग्रंथ से पता चलता है इसका? माँ भाष्य नामक ग्रंथ से पता चलता है कि इसने पुष्यमित्र शुंग ने क्या करवाया था? अश्वमेध यज्ञ करवाया था। पुष्यमित्र शुंग कौन था जिसने 185 में किसकी हत्या की थी? अंतिम मौर्य सम्राट वृद्धरथ की हत्या करके अपने जो है शुंग साम्राज्य की स्थापना की थी, वृद्धरथ की हत्या करके, वृद्धरथ की हत्या करके। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो गिरनार में चंद्रगुप्त मौर्य ने। कौन सी? चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था, कोई बता सकता है क्या? तो इसका पुनर्निर्माण करवाया था आपके, जो किसने करवाया था, कोई कमेंट करके बताए, तब तक मैं बताता हूँ आपको। गिरनार में सुदर्शन झील आती है, बहुत ही पवित्र झील मानी जाती है। गिरनार कहाँ पर है? सौराष्ट्र गुजरात में है। किसने? सौराष्ट्र गुजरात में है। एक कमेंट आ रहा है, ठीक है सर। रुद्रदमन, किसने? रुद्रदमन नाम के व्यक्ति ने जो आपके है गुजरात की सौराष्ट्र झील का निर्माण, पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है, रुद्रदमन कौन थे? शक शासक थे रुद्रदमन, जिन्होंने गुजरात की सौराष्ट्र झील का पुनर्निर्माण, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। सुदर्शन झील सौराष्ट्र में स्थित है, इसलिए सौराष्ट्र झील भी कहते हैं। ठीक है भाई, मैगस्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में विभाजित था? 7 वर्गों में था। एक तो दार्शनिक होते थे, सिर्फ देखने का कार्य करने थे, जैसे टीवी लगी है, टीवी को देखेंगे। दार्शनिक, वो टीवी दार्शनिक नहीं थे दोस्तों, ये मैं से आपको मजाक में बता रहा हूँ। दार्शनिक का मतलब है जो विचार विमर्श करते थे, राजा के बहुत ही करीबी थे, उन्हें कहते हैं दार्शनिक। अगला आता है कर्षक, जो क्या करते थे? खेती करते थे। सैनिक, जो लड़ाई झगड़े का काम करते थे। और चरवाई क्या करते थे? पशुचारण करते थे, पशुचारण करते थे। अगला आता है शिल्पी, जो कारीगर थे, वर्तमान में थे कारीगर होते हैं, आपके भाटे डालते हैं, कोई कुछ बजरी डालता है, कुछ भी करता है। न्यायाधिकारी जो होता है आपका जज होता है, कौन होता है? जज होता है। आप LLB कर लो, RRB कर लो, कुछ भी कर लो। और पार्षद जो होते हैं कौन? MLA MP वगैरह, MLA MP वगैरह हो, कुछ भी, वोट हमको देना, नेता हमको बनाना, हम अपराध करें या राज करें, आपको क्या मतलब, आपको तो सिर्फ वोट देना। वो नेता उस समय भी थे और अब भी हैं। ठीक है ना। तो ये मैगस्थनीज की पुस्तक इंडिका। मैगस्थनीज कहाँ का था? ये आपका चाइना का इधर का लेखक था, जो किसके समय,
चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत आया था मेगास्थनीज राजदूत बन करके। तो ये प्रश्न हो गया आपका मित्रों, ठीक है। चलिए भाई, अगला प्रश्न क्या है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? कनिष्क की राजधानी, कनिष्क कौन था, कोई बताएगा? कुषाण शासक था। कौन था दोस्तों? कुषाण शासक था। आपको नहीं पता इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर। कुषाण शासक था जिसकी राजधानी थी पुरुषपुर या पेशावर, जिसको बाद में इसने तक्षशिला में भी स्थानांतरित किया, ऐसा कहते हैं। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, जिसकी उपाधि राज सिंह थी, कांची में किस मंदिर का निर्माण करवाया? कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया किसने? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, जिसकी उपाधि क्या थी? राज सिंह। ये उपाधि ध्यान रखना, राज सिंह उपाधि थी किसकी? नरसिंह वर्मन द्वितीय, जिसने कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया कांची में। कांची में कैलाश मंदिर का। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? एलोरा महाराष्ट्र में है, जिसका निर्माण किसने कराया था? एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाते हैं राष्ट्रकूट शासक कृष्णा प्रथम ने करवाया था। किसने? कृष्णा जी प्रथम ने, राष्ट्रकूट शासक कृष्णा प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। देखिए अगला प्रश्न क्या है हमारा, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम। सासाराम कहाँ स्थित है? सासाराम बिहार के अंदर है। सासाराम बिहार के अंदर शेरशाह का मकबरा है। शेरशाह की मृत्यु हुई थी चंद्रपुर अभियान के समय 1545 में। कालीपुर अभियान की, कौन से? कालीसर अभियान के समय 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? सातवाहन वंश का गौतमी पुत्र सातकर्णी। इनके क्या थे? ये जो अपनी माता थी उसको नाम आगे लगाते थे, जैसे वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी। वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी भी आप पढ़ेंगे। वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी, फलानी पुत्र सातकर्णी, ढीगड़ी पुत्र सातकर्णी, इस प्रकार के कई पुत्र लगाते थे। पहले माता का नाम, फिर पुत्र, फिर सातकर्णी लगाते थे। सातवाहन वंश के शासक थे, ये ध्यान रखना। अपने नाम से पहले माताओं का नाम कौन से वंश के शासक लगाते हैं? सातवाहन वंश के शासक लगाते हैं। पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? मैं थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ। ये देखिए आपका प्रश्न क्या है, विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया था? उत्तर भारतीय काउंसिल अधिनियम 1861 के तहत किसी भारतीय को मनोनीत किया गया था। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद, ये कब की बात कर रहे हैं? 18वीं शताब्दी में, अंग्रेजी राज के समय की बात है, अंग्रेजी हुकूमत के समय की बात है। अगला है लोथल कहाँ पर स्थित है? लोथल एक क्या था? सिंधु सभ्यता का स्थल था। किसका? सिंधु सभ्यता का स्थल था, जो कहाँ स्थित है? वर्तमान में लोथल गुजरात के अंदर स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग फटाफट। प्रसिद्ध पारसी त्योहार नौरोजा किस शासक ने प्रारंभ किया था? नौरोजा किसने शासक ने प्रारंभ किया था? तो बलबन ने। बलबन कब बना था शासक? ये भी आपकी 12वीं शताब्दी का शासक था, गुलाम वंश का शासक था बलबन। बलबन ने लोह और रक्त की नीति अपनाई। कौन सी? लोह और रक्त की नीति अपनाई थी। लोह रक्त की नीति भी बलबन ने अपनाई थी, ध्यान रखना। गैरीबाल्डी ने भी अपनाई थी और इसने भी अपनाई है। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई, किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकार कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई? उच्च शिक्षा का माध्यम यानी कि हायर लेवल की एजुकेशन, आपको बीए करनी है, आपको बीएड करनी है, आपको पीटीईटी करनी है, आपको कुछ भी करना है इंग्लिश में करना पड़ेगा। इसके अलावा राजकीय जितने भी कार्य हैं वो कामकाज किस में होंगे? सरकारी कामकाज की जो नेशनल और इंटरनेशनल लैंग्वेज थी वो कौन सी? आपकी अंग्रेजी बनाएगी। ये किसके समय? विलियम बेंटिक के समय। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर थे, भारत के फर्स्ट गवर्नर भी, ध्यान देना, भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक थे। कब बने थे? 1833 में बने थे। ये बात ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगली बात आती है हमारी किसको लेकर के, अगला प्रश्न आता है, दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? औरंगजेब ने करवाया था। आगरा के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, आगरा के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण। लेकिन दिल्ली के लाल किले में किसने करवाया? औरंगजेब ने करवाया। ये बात ध्यान रखना। सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनवाया था? मौर्य वंश के समय सांची का स्तूप बनाया गया। किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हत्याई, हत्या कर अंत भी हत्या के द्वारा? तो शुंग वंश की मैंने अभी बताया किसने स्थापना की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने इसकी स्थापना की थी और इसने पाणिनि के माध्यम से अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अब प्रश्न आता है हमारा, क्या आता है? अगला प्रश्न आता है, हाथी गुम्फा अभिलेख किसकी उपलब्धियों का विवरण है? तो हाथी गुम्फा है खारवेल कलिंग नरेश खारवेल कहाँ के थे? कलिंग के नरेश थे। कलिंग नरेश खारवेल की जो है, कलिंग विजय अशोक ने की थी, वो कलिंग वही है। हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल की उपलब्धियों का वर्णन है। अगला आता है, सिरोजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? अलीनगर की संधि की थी सिरोजुद्दौला के साथ। सिरोजुद्दौला कौन सा? जो बंगाल के अंदर मुस्लिम सम्राट हुआ करता था। अगला प्रश्न आता है, नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? नरेंद्र मंडल बना था, कब बना था? 1921 के आसपास बना था, महाराजा गंगा सिंह के समय में। तो वो नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव दिया था चेम्सफोर्ड सुधार ने। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ये कब आया था आपका? ये आया था 1999 में। ये मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था। ठीक है। धन नक्काशी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है ना। सल्तनत काल में किस किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि का क्या कहा जाता था?
जो मतलब सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए जो निर्धारित भूमि थी उसको क्या कहते थे, मफरूज। क्या कहते थे, मफरूज कहते थे। सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी, हस्मे अतराफ। हस्मे अतराफ कहते थे प्रांत की सेना को। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका, नागभट्ट ने क्या किया, अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से रोक दिया। किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, फिर ना पूछे किसी के लिए आप पीटीटी का एग्जाम दे दो, आप यूपीएससी का कोई एग्ज़ाम दे दो, आप एसएससी का कोई कांस्टेबल जीडी हो, एसएससी सीजीएल हो, या फिर आप दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम दे दो। इसके अलावा आप अपने स्टेट का वीडियो का एग्ज़ाम दे दो, आप पटवार का एग्ज़ाम दे दो, आप इसके अलावा कौन सा टीचर का कोई एग्ज़ाम दो जिसमें जीके पूछे जाते हैं। तो सभी में जीके इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही नहीं कोई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोगों ने छानबीन करके यहाँ पुटअप किए हैं, तो आप अच्छे से पढ़ें। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार ये हो गया, अरबों को सिंध विजय से किसने रोका था, ग्वालियर के जो शासक थे, प्रतिहार शासक, गुर्जर प्रतिहार। कौन थे, गुर्जर प्रतिहार शासक थे नागभट्ट, इन्होंने रोका था। मेरा उद्देश्य है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को प्रश्न करवाना। प्रश्न तो बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन ऐसे प्रश्न आप शायद पहली बार पढ़ रहे होंगे। पहली बार पढ़ रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। महाराजा रणजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई थी, चार्ल्स मेडकॉफ। कौन से मेडकॉफ, चार्ल्स मेडकॉफ, मेडकॉफ नहीं, चार्ल्स मेडकॉफ, ध्यान रखना। रणजीत सिंह के काल में अमृतसर की संधि हुई थी। कब हुई थी, 1609 में हुई थी, शायद 1609 में हुई थी अमृतसर की संधि चार्ल्स मेडकॉफ के समय। अगला प्रश्न आता है, किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बीदर बनवाई, गुलबर्गा से बीदर, अहमद शाह के शासनकाल में। किसके, अहमद शाह के शासनकाल में। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ के शासक कौन था, तो ये हो जाएगा आपका भीम प्रथम हो जाएगा। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ के शासक थे भीम प्रथम। अगला आता है, फुतुह उस सलातीन की रचना किसने की थी, इसामी ने की थी, फुतुह उस सलातीन। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है या नहीं है मेरे को नहीं पता, लेकिन दिल्ली पुलिस में कई बार, दिल्ली पुलिस के अलावा राजस्थान पुलिस में बहुत सारे पूछे गए हैं ये प्रश्न। एसएससी में भी पूछे गए हैं कि फुतुह उस सलातीन की रचना की थी, इसामी ने की थी। मुझे आज तक याद है क्योंकि मैंने ये उस समय गलत किया था। सातकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके दो अल्पवयस्क पुत्र वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया था, तो ये किया था नागनिकी ने किया था। किसने, नगनिका ने किया था। हाल में गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो ये प्राकृत भाषा में की थी। किसने, किस भाषा में की थी, हॉल की गाथा सप्तशती। ध्यान रखना ये रचना, ध्यान रखना। गाथा सप्तशती भाषा पूछे या ना पूछे ये जरूरी नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया आपको। फिर भी हाल की रचना कौन सी, गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती किसकी है, हाल की रचना, इतना ध्यान रख लेना। कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन करवाता था, तो हर्षवर्धन, कन्नौज का शासक था। कौन सा शासक था, कन्नौज का शासक था वर्धन वंश का हर्षवर्धन। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं, तो उत्तर नागर शैली हो जाएगा। कौन सी शैली हो जाएगी, नागर शैली हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, संगम युगीन ग्रंथ, संगम युगीन ग्रंथ तोलक कपियम, तोलक कपियम, मुंगथुरु आपने देखा था, मुंगथुरु अभी एक देवता आए थे। तो संगम युगीन ग्रंथ तोलक कपियम किस विषय से संबंधित है, तो इसका हो जाएगा व्याकरण और काव्य से है। अगला प्रश्न आता है, सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल किस राज्य में है, सोनगिरी मध्य प्रदेश में। कौन से स्टेट में, मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया था, तो ये गणपति पर्व चलाया था किसने, बाल गंगाधर जी तिलक ने चलाया था। गणपति, गणेश उत्सव, शिवाजी उत्सव, ये दो उत्सव चले थे। इसके अलावा ध्यान रखना शिवाजी उत्सव भी ध्यान रखना, ये भी बाल गंगाधर तिलक ने ही चलाया था। शिवाजी उत्सव, गणपति उत्सव, ये दोनों बाल गंगाधर जी तिलक ने आज़ादी के समय चलाए थे। सर्व कर किस पर लगाया जाता था, सर्व यानी सिंचाई पर। किस पे, स से सर्व, स से सर्व और स से क्या बन गई, आपकी सिंचाई बन गई। सिंचाई पे कौन सा सर्व कर लगता था, सर्व यानी सर्व करना, सिंचाई करना, यही कर लगते थे, ठीक है ना। इसके साथ ही दोस्तों हमारा भाग फर्स्ट वन लाइनर का जो है यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि आप लोग जब ज़्यादा एक साथ प्रश्न पढ़ेंगे तो आप लोग क्या हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे। इसलिए मैंने सोचा है कि इन 10,000 प्रश्नों को टॉपिक वाइज बांट करके मैं जो इतिहास के अलग से करवा के इस तरह आपको अलग अलग भाग ला करके अलग अलग एपिसोड के माध्यम से आप उसको करवा सकूँ, ठीक है ना। तो मित्रों, तो आज के भाग में इतना ही मिलेगा आपको। कल फिर मिलेंगे ऐसे ही वन लाइनर क्वेश्चन के साथ। आप देख रहे हैं पीडीएफ मैंने बना रखी है, लेकिन आप लोग बोर ना हो, आप अच्छे से याद कर पाए, एग्जाम के लिए आप लोड ना लें। तो इसलिए इतने ही प्रश्न आज की सीरीज में लाया हूँ, कल फिर लाएंगे। आज हमने कालीबंगा से, खोपड़ियों से लेकर के सिंधु सभ्यता के अनेक स्थलों के साथ ही इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर कह रहा हूँ, दिल्ली पुलिस हो, आपका एसएससी का एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो या स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से ये प्रश्न आपके बने हैं, ठीक है ना। तो इन प्रश्नों की सीरीज को लेना ना भूलें, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके आपको जो पास में लाइक का बटन दिख रहा है उसको दबा दीजिए प्लीज़, और वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को इसका फ़ायदा हो सके। इस सीरीज़ का उद्देश्य है आपको जीके के अंदर 25 का सीरीज है, तो आपको कम से कम 15 नंबर तो आप ला ही सके। 15 प्लस प्रश्न जो इस पीडीएफ से पूछे जाएंगे ये मैं गारंटीड कह सकता हूँ, ठीक है ना। तो मित्रों, मिलते हैं कल ऐसे ही एक और भाग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।